भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। लेकिन ये नवजागरण की अवधारणा और संक्रमण काल और उसकी व्याख्या। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के दौर से तीव्र दौर से गुजरा। इस दौर और कुछ चिंतक पुनर्जागरण, कुछ पुनरुत्थान और कुछ अन्य नवजागरण कहते हैं। ये सब इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। नवजागरण का अर्थ देखेंगे। नवजागरण का अर्थ है कि मतलब नए तरीके से जागना। नवजागरण का मतलब होता है नए तरीके से जागना। पहले भी जागे थे किंतु अब दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकरार नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और अन्य चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों को परिभाषित करने हेतु इस शब्द को उपयुक्त माना है। नवजागरण का सांस्कृतिक संक्रमण। नवजागरण एक विशेष प्रकार का सांस्कृतिक संक्रमण है जिसमें समाज नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है उनमें अतीत की स्मृतियां नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। अन्य समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव से दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। भारतीय समाज में दो प्रमुख जागरण। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है और जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समता मूलक लेकिन कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी। भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमता मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्दीपित हुई। जागरण। भारतीय नवजागरण के प्रभाव और शुरुआत। रूढ़िवादी और धार्मिक संकीर्णता। समाज भारतीय समाज की रूढ़िवादी और धार्मिक संकीर्णता ने यहाँ से एक वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत थी। इस नीति ने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रकाश का मार्ग प्रशस्त किया है। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई है। नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार अभिव्यक्त हुई हैं। बंगाल में नवजागरण की शुरुआत। बंगाल में नवजागरण की शुरुआत सबसे पहले नवजागरण बंगाल से घटित हुआ। सबसे पहले कहाँ से घटित हुआ? बंगाल के नवजागरण की शुरुआत वहीं से घटित हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। इस संपर्क का लाभ बंगाल को मिला और वहां नवजागरण आया। धार्मिक नवजागरण सुधार। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में नवजागरण की भूमिका। नवजागरण ने परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना का प्रोत्साहन किया। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। बुद्धि और तर्क पर केंद्रित। ये आंदोलन बुद्धि और तर्क पर आधारित थे, मात्र आस्था और भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोचनीय स्थिति का विरोध किया है। समाज की बुराइयां। सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या, छुआछूत और सामाजिक आर्थिक शोषण जैसी बुराइयां प्रचलित थीं। बाल विवाह, दास प्रथा आदि अन्य हानिकारक प्रथाओं का भी समाज में चलन था। धार्मिक संरचना में परिवर्तन। इन बुराइयों का संबंध धार्मिक संरचना से था, इसलिए सामाजिक संरचना में परिवर्तन हेतु धार्मिक ढांचे में बदलाव आवश्यक था। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। सुधार आंदोलनों के तरीके।
लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना और विधि कानून के माध्यम से सुधार करना इन आंदोलनों के प्रमुख तरीके थे। प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय, प्रमुख समाज सुधारक में। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, सती प्रथा के खिलाफ उनके प्रयासों से संबंधित प्रतिबंध लगा। राजा राम मोहन ने भारतीय नवजागरण के अग्रदूत सती प्रथा के खिलाफ प्रयासों से इसको प्रतिबंधित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने भी धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया। वेद इतर हिंदू मार्मिक पुस्तकों को खारिज किया। नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया। हिंदी भाषा के पक्ष में योगदान दिया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इन्होंने जाति उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। ये दोनों पति पत्नी थे। सुधारकों के विचार, सभी समाज सुधारक कर्मकांड विरोधी थे, आधुनिक शिक्षा और पुरानी अच्छी परंपराओं के समर्थक थे और सामाजिक अत्याचार के भी विरोधी थे। भारतीय संस्कृति का आधार, नवजागरण से संबंध महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय उपनिषदों का सहारा लिया। इन्होंने उपनिषद का सहारा लिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। राजा राम मोहन राय ने किसका सहारा लिया था? तो उपनिषदों का सहारा लिया था। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का सहारा लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का सहारा लिया। ये तीनों लोग इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। विवेकानंद ने तो अद्वैत का सिद्धांत और स्वामी विवेकानंद वेद का, राजा राम मोहन राय उपनिषद का। तिलक और गांधी ने गीता का आधार लिया। धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्याडंबर और जाति पाति का विरोध किया। अंग्रेजी उपनिवेशवाद का और समाज की ज्वलंत समस्याओं ने सुधारकों के विचारों को नई दिशा दी और उन्हें प्रेरित किया। नवजागरण का प्रभाव, नवजागरण जागरूकता और जनमानस नवजागरण की आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा और उनकी नीतियों की दुर्दशा का कारण माना। नवजागरण के आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा और उनकी नीतियों को दुर्दशा का कारण माना। किसानों की दृष्टि में बदलाव, किसानों ने अपनी दुर्दशा के पीछे केवल जमींदारों को नहीं बल्कि अंग्रेजों की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराना शुरू किया। 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों में जुड़ने लगे। आर्थिक शोषण और नीतियों की पोल, अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण आरंभ किया। दादा भाई नौरोजी ने शिक्षा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की मदद से अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। अधिकारों की समझ, लोगों को अपने अधिकार समझ न आने वाले लगे और उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करना शुरू किया। इससे नवजागरण का प्रभाव फैलता गया। संस्थाओं की स्थापना और मांगे, कई संस्थाओं की स्थापना हुई जिन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को उठाना शुरू किया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना इस क्रम में महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। मूल्यों की शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम, लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों को समझा और इन्हीं पर आधारित भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई। राष्ट्रवाद का उदय, 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी। इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय ने स्वतंत्रता संग्राम का मार्गदर्शन किया। स्वदेशी की मांग और स्वदेशी आंदोलन में नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा गया। आंदोलनों और सुधारों में योगदान। नवजागरण, हिंदी नवजागरण में प्रमुख 3 क्षेत्रों का नवजागरण हुआ। भारत में नवजागरण 3 प्रमुख क्षेत्रों में हुआ, बंगाल, महाराष्ट्र और हिंदी प्रदेश। भाषा और धर्म का योगदान, जिस तरह यूरोप ने यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव हुआ उसी तरह भारत में नवजागरण में धर्म और नए ज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भाषा और धर्म नवजागरण के महत्वपूर्ण अंश थे।
पहला नवजागरण था बुद्धि का आविर्भाव। पहला नवजागरण महात्मा गौतम बुद्ध के साथ आया, जिन्होंने अपनी पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर भेदभाव मिटाया। बुद्ध ने संस्कृत की बजाय जन भाषा में पाली में उपदेश देना शुरू किया। दूसरा नवजागरण था भक्ति काल। भक्ति काल दूसरा नवजागरण भक्ति काल में हुआ, जब देसी भाषाओं का उदय हुआ। इसका धर्म इसका मूल आधार था, और निर्गुण पंथियों ने जातिवादी संकीर्णताओं और आडंबरों का गहरा प्रभाव किया। कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन को पहला नवजागरण मानते हैं, जबकि अन्य महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को मानते हैं। विशाल हिंदी क्षेत्र का महत्व। विशाल भूभाग और जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। भिन्न दृष्टिकोण और तेवर। हिंदी नवजागरण शुरुआत में दृष्टिकोण और तेवर में बंगाल और महाराष्ट्र के नवजागरण से भिन्न होकर सामने आया। बंगाल में सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण में संकीर्णताएं थी, जबकि महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने। भारतेंदु मंडल में ऐसी संकीर्णताएं नहीं थीं, जैसे कि भारतेंदु की प्रसिद्ध निबंध भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है इससे स्पष्ट है। भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता। हिंदी नवजागरण संपूर्ण भारतीय नवजागरण की तरह आत्म चेतस की अभिव्यक्ति करता है। भारतेंदु ने आत्म चेतस को सामूहिक चेतना में बदलने की कोशिश की है। हिंदी नवजागरण के चरण हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और भारतेंदु युग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी। उस टाइम हिंदी नवजागरण के टाइम पे लोग अपने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोग देश को जागृत करना चाहते थे। जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारतेंदु युग। भारतेंदु जी ने बहुत पत्रिकाएं लिखी देश के हित के लिए, और जिसमें सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। प्रभाव में हिंदी नवजागरण पर बंगाल और महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान और भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा का दृष्टिकोण। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। हिंदी जाति की अवधारणा। विभिन्न चिंतकों का योगदान। मीरा, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी और फ्रेडरिक पिंकेट जैसे चिंतकों के विचारों में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। रामविलास शर्मा का व्यवस्थित दृष्टिकोण। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र मानते हुए हिंदी भाषियों को भी बंगला, तमिल और मराठी जैसी जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। हिंदी जाति का विकास। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिश खड़ी बोली की रचनाओं की शुरू हो जाता है। रामविलास शर्मा ने अपने हिंदी का जातीय विकास में बताया है कि 13वीं से 14वीं सदी में खुसरो ने खालिश में खड़ी बोली की रचनाओं से शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्सों में बांटा। पहला है लोक जागरण और दूसरा है गौ जागरण। पहला चरण जातीय निर्माण आंदोलन का था और दूसरा दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन और लोक जागरण में देखेंगे, भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण काव्य है। रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र में जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों से पुराने लोक जागरण का ही विकास है। रामविलास शर्मा और नवजागरण का उपयोग है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सबसे पहले नवजागरण शब्द का प्रयोग किया और 1857 में स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः हिंदी प्रदेश में लड़ा गया।
इसलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया। इस संग्राम में हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर लड़े, जिससे यह संग्राम हमारा जातीय संग्राम और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम बन गया। हिंदी नवजागरण की समस्याएं। हिंदी नवजागरण की समस्याएं। सांप्रदायिकता की समस्या। समय के साथ सांप्रदायिकता की समस्या नवजागरण में उभरने लगी। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका स्पष्ट उदाहरण है। हिंदी उर्दू विवाद। हिंदी उर्दू विवाद में भाषा के बीच खाइयां पैदा कर दी और इस मुद्दे को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। राष्ट्रभाषा का प्रश्न। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल ने भी हिंदी नवजागरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। भिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान। 19वीं शताब्दी नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें भारतीय सामाजिक संस्कृति का पाश्चात्य संस्कृति दोनों का प्रभाव देखा गया। भारतीय संस्कृति उस समय आध्यात्म प्रधान और मध्यकालीन दौर में थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक और मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। पाश्चात्य संस्कृति के पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, एक लौकिक मानसिकता और समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आदर्श थे, जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए नए थे। टकराहट और प्रभाव। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच टकराहट से भारतीय समाज ने आधुनिक शिक्षा और भौतिकता को सीखा। वहीं पाश्चात्य संस्कृति भारतीय अध्यात्म से प्रभावित हुई। हिंदी साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति, आत्म मूल्यांकन और आत्म आलोचना। नवजागरण का केंद्रीय भाव आत्म मूल्यांकन है, जो दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज अपनी तुलना में करता है। इस प्रक्रिया में आत्म आलोचना और आत्म परिष्कार की मानसिकता भी अनिवार्य रूप से विकसित होती है। समाज अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करता है और नई चीजें सीखता है। अतीत के प्रति रोमानी बोध। नवजागरण में समाज अपने अतीत के प्रति एक रोमानी बोध विकसित करता है। ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंगों का उपयोग समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए किया जाता है। इतिहास का प्रयोग आदर्श और रोमानियत भरे रूप में किया जाता है, न कि तटस्थ रूप में। नई संस्कृति के सकारात्मक तत्व। नवजागरण में जो नई संस्कृति समाज के समक्ष उपस्थित होती है, उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना प्रमुख होती है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोप संस्कृति के वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा और आधुनिक व इहलोकवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे आदर्शों का प्रभाव देखा जाता है। जहां जहां साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे जागरण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं। खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली रचनाओं की उत्पत्ति। 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलना शुरू हो गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1803 ईस्वी में लिखी गई लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की पंचचंद्रावती या नासिकेतोपाख्यानम खड़ी बोली की पहली रचनाएं मानी जाती हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यानम फोर्ट विलियम कॉलेज के किस समय में लिखी गई थी? तो 1803 ईस्वी में। गद्य लेखकों का योगदान। गद्य लेखकों में योगदान था फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदा, सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां जैसे गद्य लेखकों का प्रमुख नाम है। खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनमें सबसे पहले चंद, छंद, वर्णम की महिमा, गंग कवि आते हैं। भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है और पद पुराण वचनिका दौलत राम की है का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता संदेहास्पद है। प्रामाणिक रचनाओं का मूल्यांकन। प्रामाणिक रचनाओं का मूल्यांकन देखेंगे। सदा सुखलाल की सुख सागर और की भाषा की प्रशंसा शुक्ल जी ने की है। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस रचना की प्रामाणिकता पर संदेह है। ईसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित की भाषा को शुक्ल जी ने सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार कहा है। आरंभिक हिंदी का विकास। आरंभिक हिंदी को स्वरूप देने का श्रेय लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा, सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां को जाता है। इनके योगदान ने खड़ी बोली गद्य परंपरा को संगठित और समृद्ध किया है। अदालती भाषा को लेकर संघर्ष। देसी भाषा का प्रारंभिक उपयोग।
1836 ईस्वी में एक आदेश के बाद अदालतों में देसी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में फारसी के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन शुरू हुआ। उर्दू का प्रचलन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 ईस्वी में उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। इस विवाद के चलते अंग्रेजों में भी हिंदी और उर्दू के समर्थन में दो दल बन गए, सर सैयद अहमद खां और गारता द तासी। सर सैयद अहमद खां ने इस संघर्ष को सांप्रदायिक रंग दिया और तासी ने खुलकर उर्दू का समर्थन किया तथा हिंदी का विरोध किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भूमिका। कठिन समय में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी और नागरी लिपि के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1868 में उन्होंने फारसी लिपि के विरोध में एक मेमोरेंडम भेजा। बाद में वे अरबी फारसी मिश्रित उर्दू की ओर झुक गए। राजा लक्ष्मण सिंह का योगदान। राजा लक्ष्मण सिंह का योगदान शिव प्रसाद सिंह के बदलते दृष्टिकोण और उनके उर्दू मूलक अखबार बनारस अखबार के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1862 ईस्वी में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। अन्य योगदानकर्ता। पंजाब में नवीन चंद्र राय ने हिंदी में ब्रह्म समाज का प्रचार किया और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। 1881 में बिहार में हिंदी प्रचार की अनुमति मिली। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो से उर्दू को हटाने की मांग की। फारसी लिपि का अंत। इन सभी प्रयासों के बाद फारसी लिपि को हटा दिया गया। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली। नागरी लिपि का प्रचलन। 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। इस बीच भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल सर्जना हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान। 1884 में भारतेंदु ने कालचक्र तैयार किया जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं की सूची दी। उन्होंने नोट किया हिंदी नए चाल में ढली है। सन 1873 में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का आरंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में आरंभ हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का मानक रूप दिया तथा पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की। हिंदी साहित्य सम्मेलन। 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। स्वतंत्रता संग्राम और खड़ी बोली। स्वतंत्रता संग्राम और खड़ी बोली में खड़ी बोली स्वतंत्रता संग्राम की भाषा भी बनी तथा स्वतंत्रता पश्चात भारत की राजभाषा बनी। फोर्ट विलियम कॉलेज। स्थापना और उद्देश्य। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवकों की स्थापना भाषा और संस्कृति में प्रशिक्षित करने के लिए की। पुस्तकों का अनुवाद। यहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि विदेशी भाषाओं में पुस्तकें अनुदित होती थीं। हिंदू हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन डी क्राइस्ट थे। मुंशी प्रमुख मुंशी और रचनाएं। भाषा मुंशी के रूप में लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति हुई। लल्लूलाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान इस क्रम में प्रसिद्ध हुई। निर्दिष्ट योगदान। प्रेम सागर ने हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नासिकेतोपाख्यान की भाषा व्यवहार उपयोगी थी और खड़ी बोली का व्यापक तौर पर उपयोग किया गया। व्यवहारिक हिंदी गद्य की शुरुआत। फोर्ट विलियम कॉलेज से ही व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी गद्य की शुरुआत मानी जा सकती है। सांस्थानिक भूमिका। फोर्ट विलियम कॉलेज की सांस्थानिक भूमिका को हिंदी भाषा और खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए भुलाया नहीं जा सकता। अनुवाद और नई पुस्तकों के लेखक ने सुनियोजित हिंदी भाषा की नींव रखी। इस प्रकार हिंदी का नवजागरण समाप्त हुआ।